आदाब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी वॉर्स में। और जैसे कि हम सीरीज चला रहे हैं आओ कहानी सुने की, और आज इसका तीसरा एपिसोड है, तीसरी कहानी आज हम सुनेंगे। और होप करता हूँ जो पहले कहानियाँ मैंने दो आपको सुनाई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी आपको। अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको लिख सकते हैं। आज की जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा उसको। ये भी मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप प्लीज़ इस जो 9/11 का जो वाक़या है उसको आप डिस्कस करें। तो आज हम जो है इसके ऊपर जो है एक डिस्कशन करेंगे, कहानी इसको हम सुनेंगे। 9/11 जो है सितंबर 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो वाक़या हुआ था इससे सब लोग जो है ये वाकिफ है किस तरह से ये हुआ था। सभी के दिमाग में वो पिक्चर जो है, वो तस्वीर जो है वो हमेशा आती है कि किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो जहाज हैं वो टकराए। ये सब हमें पता है। और जब ये वाक़या हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ तो इससे जो हिस्ट्री है वो टोटली चेंज हो गई। और जब हिस्ट्री चेंज हो गई तो जो टेररिज्म को जिस तरह से लोग पहले देखते थे सितंबर 2011 से पहले, और उसके बाद जो है वो ये जो देखने का जो नज़रिया है ये टोटली जो है ये चेंज हो गया। और जो वाक़या लोगों ने देखा, जिस तरह से जहाज प्लेन जो है वो टकराए थे बिल्डिंग के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो पूरी ज़िंदगी उनके दिमाग से जो है ये वाक़या जो है ये इंसिडेंट निकल पाएगा। इतना ख़तरनाक और इतना खौफनाक ये जो मंजर था जो लोगों ने देखा, इस पूरी दुनिया ने इसको विटनेस किया। और टेररिज्म जो था इस इंसिडेंट के बाद, या इस इंसिडेंट से उन्होंने जो है ये दिखाया कि वो कितने स्ट्रांग हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक वो जा सकते हैं और कहाँ तक उनकी जो पहुँच है वो है। कि अमेरिका जैसे बड़े एक पावरफुल कंट्री में जाकर अगर वो ये सब कर सकते हैं तो वो किसी भी कंट्री में जो है ये कर सकते हैं। जब ये वाक़या हुआ 9/11 का, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें कि जो वाक़या है उसमें क्या हुआ, कैसे कैसे ये हुआ। हम इस आज की जो कहानी है उसमें हमने डिस्कशन करनी है कि जो ओसामा बिन लादेन है उसने किस तरह से ये 9/11 का जो आतंक था ये किस तरह से उसने प्लान किया, कैसे कैसे उसने लोगों को ट्रेनिंग दी और किस तरह से जो ये अटैक है उसको इसने अंजाम दिया। इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज कुछ फैक्ट्स के साथ। और 9/11 जो है वो हम सब जानते हैं, अलकायदा ने ये इसको अंजाम दिया था। अलकायदा के जो लीडर हैं उस समय ओसामा बिन लादेन थे, और हिस्ट्री को उन्होंने चेंज करके रख दिया। नंबर 1 टेररिस्ट वो उस समय थे, आज की डेट में भी, अभी तो वो फिलहाल चलो नहीं है, 1 नंबर के वो जो टेररिस्ट थे लिस्ट में वो गिने जाते थे। आज हमने जो डिस्कशन करनी है बेसिकली वो हमने करने हैं 4-5 पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 9/11 है वो यूएस में ही क्यों हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे आज, और किसी कंट्री में ये क्यों नहीं हुआ। दूसरा हम पॉइंट ये इसमें डिस्कस करेंगे कि ये जो अटैक किया गया यूएस के ऊपर, ये प्लेन्स के जरिए ही क्यों किया गया, इसमें प्लेन की सहायता क्यों ली गई, इसमें बाकी और कुछ जमीन के जरिए जहाँ पानी के जरिए क्यों नहीं अटैक किया गया, प्लेन को हाईजैक करके ही क्यों अटैक किया गया। दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज जो है वो ये है कि उनके दिमाग में ये कैसे आया, अलकायदा के दिमाग में ये चीज कैसे क्रिएट हुई कि प्लेन को जो है वो किडनैप किया जा सकता है और प्लेन को जो है वो बम बनाकर यूज किया जा सकता है। ये उनके दिमाग में ये चीज कैसे आई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि उनको इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कहाँ से मिली, कैसे ट्रेनिंग को किया गया कि प्लेन हाईजैक करना है, उसके बाद उसको ऑपरेट करके और फिर जो भी
जो डेस्टिनेशंस थे उनको, जिसको उन्होंने तबाह करना था, वो कैसे कैसे उन्होंने डिसाइड किया, ये भी हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। और इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू और मैं आपको देता हूँ कि ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए 19 लोगों को तैयार किया। 19 लोग थे इस पूरे ऑपरेशन में जो यूएस में अटैक हुआ था 9/11 का। कैसे उन्होंने 9/11 की टीम बनाई, कौन कौन जो था उस टीम में, 19 मेंबर्स की जो टीम थी उसमें कौन कौन था, और कैसे उन्होंने जो है वो अटैक किया। और हम इसमें एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जो हाईजैक करना है प्लेन को वो किस तरीके से करना है, और कौन जो है वो किस रूट पर जाएगा, किस तरह से अटैक करेगा। ये सारी तमाम चीजें जो है ये आज हम आज की कहानी में डिस्कस करेंगे। तो आज की कहानी जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो पूरी आप ये कहानी सुनिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी नॉलेज भी आपको इसमें गेन होगी कि 9/11 एक्चुअली में था क्या और किस तरह से उसको अंजाम जो है वो दिया गया था। लेकिन जो पिक्चर है वो आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कहानी सुनते हुए कि किस तरह से वो जो 2 प्लेन आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे, तो वहाँ तक वो प्लेन पहुँचे कैसे, ये हम आज की कहानी में जो है ये डिस्कस करेंगे। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 हम ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे इस कहानी में, ये हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये दिमाग में आया कि 9/11 जो है वो यूएस में करना है, ओसामा बिन लादेन के दिमाग में कैसे आया। 9/11 का जो वाकया है 2001 में हुआ था। 11 सितंबर 2001 में ये हुआ था। लेकिन इसकी जो प्लानिंग है वो 3 साल पहले से अलकायदा ने करनी शुरू कर दी थी, 1998 में। 1998 से जो है वो इसकी प्लानिंग अलकायदा ने शुरू की, और 3 साल बाद 2001 में जो है ये अटैक 11 सितंबर को जो है ये हो गया। 97-98 की बात है, 1997 और 1998 की बात है। यूएस जो है, जो यूएस की आर्मी है, अमेरिकन आर्मी जो है, वो अफगानिस्तान में अलकायदा के लोगों के खिलाफ जो है लड़ रहे थे। उनके जो ऑपरेशन है वो चल रहे थे। यूएस आर्मी के ऑपरेशन जो है अफगानिस्तान में और लिबिया में भी जो है इनके ऑपरेशन चल रहे थे यूएस आर्मी के। तो वहाँ पर यूएस आर्मी जो है बेसिकली टारगेट जो कर रही थी वो अलकायदा के जो आतंकवादी थे उनको ये टारगेट कर रही थी। 97-98 की ये बात है। और इसमें इन ऑपरेशंस में काफ़ी जो लोग हैं वो भी अलकायदा के मारे गए। तो ओसामा बिन लादेन ने जो है वो देखा कि जो अलकायदा के लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उनके आतंकवादी को मारा जा रहा है, और इसमें मेन जो रोल है वो यूएस आर्मी का है इसमें रोल। तो यूएस के आर्मी के ऊपर जो है अटैक करने का जो है वो ओसामा बिन लादेन ने प्लान कर लिया। उन्होंने ये प्लान किया कि हम यूएस आर्मी के ऊपर जो है वो हम अटैक करेंगे। 7 अगस्त 1998 की ये बात है, 7 अगस्त 1998 की बात है। उस समय जो है केनिया और तंजानिया के बीच में जो है वो लड़ाई लगी हुई थी। 1998, 7 अगस्त 1998 की बात कर रहा हूँ, 1998। केनिया और तंजानिया के बीच में जो है वो घमासान जो है वो चल रहा था, लड़ाई जो है वो चल रही थी। उस समय अमेरिकी जो दूतावास है, जो एम्बेसी थी, अमेरिकन एम्बेसी जो थी वहाँ पर, उन्होंने कोशिश की कि ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, इसको रोका जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए अलकायदा ने क्या किया कि ये युद्ध जो है ना रुके। तो अलकायदा ने प्लान किया कि क्यों ना जो यूएस की एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक किया जाए। केनिया और तंजानिया में युद्ध जो चल रहा था उस समय अमेरिका ने सोचा कि रोका जाए, लेकिन अलकायदा की कुछ और सोच थी। तो अलकायदा ने यूएस एम्बेसी पे जो है वो अटैक कर दिया ताकि युद्ध जो है ये ना रुके। अटैक कर दिया और बहुत ही घमासान जो है ये अटैक हुआ, और करीब 300 लोग जो है वहाँ
यूएस एम्बेसी में जो भारतीय जो अमेरिकन दूतावास था वहाँ पर मारे गए। तो ये जो है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है ये अलकायदा ने किया था यूएस एम्बेसी पे, और यूएस को जो है एक बहुत बड़ी जो चोट है वो पहुंचाई, और एक बहुत बड़ी जीत जो है ये ओसामा बिन लादेन ने मानी कि एक हमारी बहुत बड़ी जीत है। और इस अटैक के लिए जो अलकायदा ने अटैक किया था यूएस एम्बेसी पे और 300 लोगों को मार दिया था, उसके अगेंस्ट में जो है वो अलकायदा के खिलाफ यूएस ने काफ़ी सारे जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो उनके मारे गए थे और सफलताएं भी मिली, कुछ नहीं मिली, तो ये चुटपुट जो है वो चलता रहा। लेकिन ओसामा बिन लादेन के दिमाग में जो है वो एक चीज़ जो है वो बैठ गई कि हमने यूएस एम्बेसी पर अटैक करके जो है 300 लोगों को मार गिराया, और ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। ये उनके ओसामा बिन लादेन के दिमाग में बात बैठ गई। तब उसको एक थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला और उसने ये सोचा कि कुछ बड़ा जो है वो किया जाना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा करें। तो वो इस बारे में सोचता रहा, ओसामा बिन लादेन जो वो सोचता रहा, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि कैसे किया जाए और क्या किया जाए। लेकिन उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि कुछ ना कुछ जो बड़ा है वो अमेरिका के खिलाफ किया जाएगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो ओसामा बिन लादेन की साइकी में बैठी हुई थी, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्यों ओसामा बिन लादेन ने ये सोचा कि बाई एयर जो प्लेन से है वो अटैक करना है यूएस को। 3 सितंबर 1966 की बात है। ये सारी बातें जो है मैं आपको बता रहा हूँ जो ओसामा बिन लादेन के जहन में थी, दिमाग में थी। 1966 3 सितंबर की बात है। ओसामा बिन लादेन के फादर जो है मोहम्मद बिन अबद बिन लादेन, ये जो है ये ओसामा बिन लादेन के फादर का नाम है। तो 3 सितंबर 1966 में उनकी जो है वो मौत हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। तो ये जो इंसिडेंट था अपने फादर की डेथ का, ये उनके एक दिमाग में किसी कोने में था कि उनकी जो फादर की डेथ है वो एक प्लेन क्रैश में हुई है। उसके बाद यूएस और इजराइल ने मिलकर, लेबनान एक जगह है वहां पर यूएस ने और इजराइल ने मिलकर हवा के जरिए मीन्स प्लेन्स के थ्रू वहां पर काफी ज्यादा बम गिराए थे, और जो बिल्डिंगें हैं वो ढही थी काफी। तो वो चीज़ भी जो है ओसामा बिन लादेन में न्यूज़ में देखी थी, तो वो चीज़ भी एक उनके दिमाग में थी। वहाँ पर भी उनके काफ़ी लोग जो है वो मारे गए थे। तो ये चीज़ जो है ये भी थी दिमाग में कि यूएस और इजराइल ने मिलकर जो है वो लेबनान में प्लेन के जरिए बम गिराए हैं और बिल्डिंगें जो है वो ताश के पत्तों की तरह जो है वो ढह गई थी। ये सारी चीज़ें जो है ये लादेन ने देखी थी और उसके दिमाग में भी थी। जब फादर की उसकी डेथ हुई थी प्लेन क्रैश में तो तब वो 10 साल का था, तो वो चीज़ भी उसके दिमाग में घर कर गई थी। और फिर ये यूएस और इजराइल का अटैक जो था वाई प्लेन के थ्रू, तो ये भी चीज़ें जो है ये सब उसके दिमाग में समय चल रही थी। 29 मई 1988 को 29 मई 1988 को जो है लादेन का बड़ा भाई जो था, लादेन के वैसे ओसामा बिन लादेन के बहुत सारे भाई थे, लेकिन उसका एक बड़ा भाई था, उसका नाम था सालेम बिन लादेन। सालेम बिन लादेन ओसामा बिन लादेन का बड़ा भाई था। वो भी अमेरिका में एक प्लेन क्रैश में मारा गया था। तो वो भी जो चीज़ है वो उसके दिमाग में एक थी कि उसके जो बड़ा भाई है उसकी मौत भी जो है वो यूएस में एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। तो उसके दिमाग में ये चीज़ भी जो है चल रही थी। तो अब ये जो 4 चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जो हैं ये दिमाग में लादेन के थी। 4 चीज़ें कौन सी? एक तो अमेरिका पे जो उसने अटैक किया, अमेरिकन एम्बेसी पे, दूतावास पे जो अटैक किया और 300 लोगों को मार गिराया और एक अपनी जीत वो उसको मानता था, ये चीज़ भी उसके दिमाग में जो है वो चल रही थी, डोमिनेट कर रही थी।
दूसरी ओसामा के फादर की डेथ हुई थी जो प्लेन क्रैश में, वो भी उसके दिमाग में जो वो चल रही थी। लेबनान में जो बिल्डिंगें गिरी थी प्लेन्स की वजह से, वो भी चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी। और उसका जो भाई था प्लेन क्रैश में मारा गया था, वो चीज़ भी जो है वो उसके दिमाग में चल रही थी। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्लेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये उसके दिमाग में थी, चल रही थी। लेकिन उसको ये पता नहीं अभी तक था कि कैसे करना है। अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा ऑपरेशन तो करना है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी तक उसके ऊपर जो है वो नहीं पहुंच पाया थे। 1988 की बात है, 1988 की बात है, सितंबर अक्टूबर के मिड की बात है ये। और उस समय वो प्लान कर रहा था कुछ बड़ा करने का कुछ, लेकिन उसको पता नहीं था करना है क्या नहीं करना है। वो अफगानिस्तान के एक बंकर में वो रहता था, ओसामा बिन लादेन जो है, ज़्यादातर वो अफगानिस्तान में ही रहता था, वहीं के कहीं बंकर में वो रहता था। एक दिन उसके बंकर में जो है वो 2 लोग उससे जो है मिलने के लिए आए। ओसामा बिन लादेन के बंकर में अफगानिस्तान में जो था, 2 लोग जो है वो उससे मिलने के लिए आए। और वो जो दोनों लोग थे वो ओसामा बिन लादेन के काफ़ी क्लोज थे। सारा काम जो मैक्सिमम उसका जो है ओसामा बिन लादेन का वो देखते थे। उनमें से एक जो था, एक का नाम था खालिद शेख मोहम्मद। जो 2 आए उनमें से पहले का नाम था खालिद शेख मोहम्मद और दूसरे का जो नाम था वो था मोहम्मद आतिफ। ठीक है, 2 आए, एक खालिद शेख मोहम्मद आया और दूसरा जो आया मोहम्मद आतिफ आया। ये बहुत ही क्लोज थे। इनका काम क्या था, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इन दोनों का। खालिद शेख मोहम्मद का मोहम्मद आतिफ क्या करते क्या है। 1996 की बात है, सूडान में जो है खालिद शेख मोहम्मद जो है वो अटैक किया था यूएस एम्बेसी पे। ये किया था उन्होंने सूडान में 1966 में। सूडान में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर जो है अल-कायदा ने अटैक किया, और वो जो अटैक था उसमें भी काफ़ी जो लोग हैं वो मारे गए थे। और उसका जो मास्टरमाइंड था वो ये था खालिद शेख मोहम्मद। तो प्लानिंग जो थी, प्लानिंग ज़्यादातर जो होती थी अल-कायदा के लिए या ओसामा बिन लादेन के लिए, किस तरह से करना है प्लान, कोई भी चीज़, कोई भी अगर ये ऑपरेशन करते थे तो खालिद शेख मोहम्मद जो है ये करता था। जैसे कि इसने 1996 में सूडान में जो यूएस एम्बेसी थी उसके ऊपर इसने अटैक किया। तो मेन जो प्लानर था ओसामा बिन लादेन। और जो मोहम्मद आतिफ था, दूसरा आदमी जो आया था मिलने के लिए, उसका काम था जो भी आतंकवादी जो टेररिस्ट बनने आते हैं उनको ट्रेन करना, ह्यूमन बॉम्ब की बनने की ट्रेनिंग देना, जिहादी बनने की ट्रेनिंग देना, उनको फिदाइन बनने की ट्रेनिंग देना। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड जितना काम था वो सारा का सारा जो है वो मोहम्मद आतिफ करता था। ठीक है, ये मिलने के लिए आए ओसामा बिन लादेन से बंकर में अफगानिस्तान में। ओसामा बिन लादेन ने इन दोनों को अपने जो सोच है उसके बारे में बताया कि किस तरह वो यूएस के ऊपर जो है वो एक बड़ा एक्शन करना चाहता है, एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो करना चाहता है। तब वहां बैठे बैठे उन्होंने ये प्लान किया, इन लोगों ने, खालिद शेख मोहम्मद ने और मोहम्मद आतिफ ने ये प्लान किया कि वो लोग अमेरिका के जो प्लेन हैं उनको हाईजैक करेंगे, और हाईजैक करने के बाद उन प्लेन्स को जो बॉम्ब है, बॉम्ब की तरह इनको इस्तेमाल किया जाएगा। और वहां बैठे बैठे ये उन्होंने डिसाइड कर लिया कि प्लेन हाईजैक किया जाएगा, और उसके बाद हाईजैक करने के बाद उनको बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करके जो है वो गिराया जाएगा। और डेस्टिनेशंस जो है जहां ये प्लेन्स गिरेंगे वो भी वहां पे डिसाइड हो गए। जो डिसाइड हुए मैं वो आपको बता देता हूँ। एक इन्होंने डिसाइड किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होगा। दूसरा इन्होंने डिसाइड किया पेंटागन पे अटैक होगा, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है यूएस की, पेंटागन पे दूसरा इन्होंने डिसाइड किया। और तीसरा इन्होंने डिसाइड किया वाशिंगटन पे अटैक करने के लिए, जो कि अमेरिका की कैपिटल, यूएस की कैपिटल है। तो 3 जगह इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जो है अटैक किया जाएगा प्लेन को हाईजैक करके। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, पेंटागन था
और तीसरा था वाशिंगटन, जो कि कैपिटल है यूएस की। ये 3 चीजें जो हैं ये इन्होंने डिसाइड कर। अब डिसाइड तो कर लिया इन्होंने, लेकिन अमेरिका में जाकर अमेरिका के ही प्लेन हाईजैक करना और उन प्लेन्स को हाईजैक करने के बाद उनको फिर बिल्डिंगों पर गिराना तो बड़ा मुश्किल काम था। ये आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। इस काम की शुरुआत करते हैं, डिसाइड करने के बाद प्लानिंग हो जाती है तो डिसाइड करते हैं। डिसाइड ये कैसे करते हैं, फिर आगे जो इनकी प्रोसीडिंग होती है, प्लान बन गया, अभी आगे कैसे बढ़ते हैं। ओसामा बिन लादेन जो है वो खालिद शेख मोहम्मद को ऑर्डर देता है कि वो फंड्स अरेंज करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो फंड्स अरेंज करने के लिए ओसामा बिन लादेन ने खालिद शेख मोहम्मद को बोल दिया और आतिफ को ऑर्डर किया गया कि इसके लिए एक टीम जो है वो बनाई जाए। इसके लिए टीम जो है तैयार करेगा आतिफ। सो मोहम्मद खालिद शेख मोहम्मद जो है वो फंड्स अरेंज करेगा और आतिफ जो है वो इस ऑपरेशन के लिए जो है वो टीम तैयार करेगा। 1 साल बीत गया, 1999 की बात है। 1 साल तक जो है ये अपने काम में लग गए, लोगों को ढूंढने में, जो टीम बनानी थी और फंड्स वगैरह जो अरेंज करने में लग गए। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद 1999 की बात, 1999 की स्टार्ट होता है जो ट्रेनिंग वगैरह और ये सब कुछ जो है। तो प्लानिंग इसकी स्टार्ट हुई थी 1998 में, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था। 1998 में ये सारा प्लान हो गया और 1999 में 1999 में इसको जो है वो इन्होंने एग्जीक्यूशन करना शुरू किया। कैसे किया एग्जीक्यूशन शुरू करना, देखिए। आतिफ जो है, आतिफ ने 4 लोग जो है, 4 फिदाइन इसने चुने। फिदाइन जो आत्मघाती लोग जो मर जाते हैं, खुद फिदाइन होते हैं। तो आतिफ को टीम बनाने के लिए बोला गया था, तो आतिफ ने 4 बंदे जो है वो चुने जो फिदाइन थे। सऊदी से ये चुने गए। ये जो 4 फिदाइन थे ये सऊदी अरब से चुने गए और जो बाकी 15 जो लोग थे वो पाकिस्तान से चुने गए। 19 बंदों की जो टीम है इस ऑपरेशन के लिए तैयार की गई। 4 जो है वो फिदाइन सऊदी अरब से चुने गए और 15 जो लोग हैं वो चुने गए पाकिस्तान से। टोटल जो है वो हो गए 19। इस ऑपरेशन के लिए 19 लोगों की टीम जो है वो तैयार की गई। उसके बाद 1999 की बात मैं कर रहा हूँ, किस तरह से ट्रेनिंग इनकी हुई। इन सभी के सभी 19 लोगों को जो है उसके बाद कराची लाया जाता है। कराची पाकिस्तान इनको लाया जाता है ट्रेनिंग के लिए। अब इनकी जो ट्रेनिंग वहां हुई, वो ट्रेनिंग किस चीज की ट्रेनिंग वहां पे इनको दी गई। ट्रेनिंग ये नहीं कि इनको गोली बारूद के लिए ट्रेनिंग दी गई, किस तरह से लड़ना है उस तरह की ट्रेनिंग नहीं। यहाँ पे इनकी जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली हुई थी इंग्लिश बोलने की। इनको इंग्लिश सिखाई गई प्रॉपरली, किस तरह से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से चलना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से जो बेसिक इनके एटिकेट्स हैं, इस चीज की जो है इनको ये ट्रेनिंग दी गई। क्योंकि बाहर जाना तो किसी को शक ना हो, तो इसीलिए इनको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इनको प्रेजेंटेबल बनाना। तो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जो है इनकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव किया गया वहां पर। एक साथ 1999 से लेके 2000 तक जो है इन 19 लोगों की कराची में इंग्लिश बोलने की, चलने की, कपड़े प्रॉपर पहनने की और खाने पीने की और बेसिक एटिकेट्स की जो ट्रेनिंग है यहाँ पर इनको दी गई। 1 साल 1999 से लेकर 2000 तक। यहाँ पर जो है अब अगला इनका स्टेप था, इन 19 लोगों को जो है वो अमेरिका भेजना है। तो यहाँ पर जो है पहला चरण जो है इनका समाप्त होता है। पहला जो स्टेप है इनका यहाँ पर खत्म हो गया कि 19 लोगों की टीम बनाई गई। पहले प्लान बनाया गया, प्लान बनाने के बाद इन लोगों को इकट्ठा किया गया, फंड्स बनाए गए और उसके बाद इनको ट्रेनिंग दी गई बाहर जाने के लिए। और अब अगला जो इनका स्टेप था, क्योंकि अब इनको टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो भी चाहिए थी, क्योंकि प्लेन हाईजैक करके प्लेन को उड़ाना भी है, उसका रूट चेंज करना है। तो उसके लिए इनको जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग की और जरूरत थी, जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग। तो उसके लिए अगला चरण जो था वो था इनको अमेरिका भेजना। अगले चरण में जब इनको अमेरिका भेजने का प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ कि किस तरह से इनको जो है वो अमेरिका भेजा गया।
इन सभी ने जो है वो लीगल पेपर वर्क, जो वीजा वगैरह होता है उसके लिए सभी ने अप्लाई कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो है टीम बनाई, 5-5 लोगों की जो है वो करके इन्होंने टीम बनाई, 5 5 5 5 और 4, इस तरह से इन्होंने इनको जो है वो टीम बनाई। क्योंकि इकट्ठे ये भेज नहीं सकते थे, इकट्ठे भेजेंगे अगर 19 लोग तो इनको लोगों को शक हो जाएगा, अमेरिका में शक हो जाएगा। तो इन्होंने क्या है जो टीम बनाई और इनको जो है वो भेजना स्टार्ट किया। स्टार्ट कब किया कि इन्होंने भेजना इनको सन 2000 की बात है, 2000 के सेकेंड हाफ में, मीन्स जून के बाद पहले टीम बना दी गई इनकी, और उसके बाद इनको जो है जून के बाद जो है इनको भेजना इन्होंने शुरू किया। इन्होंने सोचा कि इनको भेजा जाए। पहली जो टीम भेजी उसमें जो था वो था, नाम आपको मैं बता देता हूँ। पहली टीम जो यूएस के लिए रवाना करनी थी उन्होंने खालिद अल मिदर था एक, और दूसरा था नफाफ अल आदमी, ये 2 थे। एंड इसके साथ एक और था, 3 इन्होंने पहले की 3 की टीम इन्होंने तैयार की थी। बाद में जो अटैक किया उसमें इन्होंने 5-5-5 कर दिया था। तो 3 लोग इन्होंने डिसाइड किए थे पहले, एक खालिद अल मिदर और दूसरा नफाफ अल आदमी, और एक और था लेकिन उसको वीजा नहीं मिला तो उसको रोक लिया गया। और ये जो 2 हैं, इन दोनों को खालिद अल मिदर और नफाफ अल आदमी को यूएस के लिए वीजा मिल गया और ये यूएस में चले गए। यूएस में ये पहुंचे जनवरी 2000 को ये अमेरिका के सैन डिएगो एक शहर है, सैन डिएगो शहर में इन्होंने लैंड किया। और लैंड करने के बाद इन दोनों ने वहाँ पे, आपको पता है अमेरिका में जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे आप फ्लाइट जो है वो सीख सकते हैं कैसे उड़ाई जाती है। तो जनवरी 2000 को दोनों ही उतरे सैन डिएगो के शहर में, और उसके बाद उतरने के बाद तुरंत बाद इन्होंने जो है ये प्राइवेट फ्लाइट जो है इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कंपनी जो है इन्होंने ज्वाइन की ट्रेनिंग की, जनवरी 2000 की बात में। तो 2 आदमी इनके पहुंच गए जनवरी में, पीछे 17 आदमी बचे। 1 महीने के बाद फरवरी 2000 में दूसरी टीम जो है वो भेजी गई। दूसरी टीम में जो लोग थे, मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। मोहम्मद अता, मारवान अयूसदी और जुआब जरा, 3 लोग। दूसरी टीम में 3 लोग जो है इन्होंने भेजे और इनको भी वीजा वगैरह क्लियर हो गया। और इमीडिएटली पहले जो 2 आदमी गए थे जनवरी में 2000 में, और दूसरा 1 महीने के बाद ये 3 लोग जो है ये चले गए। लेकिन इस बार जो है ये सैन डिएगो नहीं गए, ये उतरे फ्लोरिडा में। ये जो है ये फ्लोरिडा में उतरे, और फ्लोरिडा में उतरने के बाद इन्होंने भी सेम वही काम किया। प्राइवेट जो फ्लाइट की कोचिंग देते हैं वहाँ पर इंस्टीट्यूट में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पर ये रहने लगे अनजान बनकर कि एक दूसरे को ये नहीं जानते। तो 2 लोग पहले भेजे जनवरी 2000 में, फिर 3 और भेजे इन्होंने फरवरी 2000 में। तो 5 लोग जो है वो जा चुके थे फरवरी तक, और पीछे जो है वो बचे 14 आदमी। उसके बाद दिसंबर 2000 की जो बात है, एक आदमी जो है इनका छठा आदमी जो है वो भेजा गया। छठा आदमी, एक ही आदमी जो है इन्होंने फिर भेजा। पहले जनवरी में 2 भेजे, फिर फरवरी में 3 भेजे, और फिर दिसंबर 2000 में एक आदमी जो है वो भेजा गया, छठा आदमी। उसका नाम था हनी इंजोर। हनी इंजोर जो है ये उतरा सैन डिएगो के शहर, ये सैन डिएगो चला जनवरी 2000 की बात में। सैन डिएगो उतरा और वहां पर भी इसने सेम वही काम किया। उन्हीं के साथ जहाँ इनके लोग जो है वो सीख रहे थे वहीं पे इसने ज्वाइन कर लिया फ्लाइट सीखने का कोर्स, और ये वहां पर चला। तो जनवरी 2000 से लेकर दिसंबर 2000 तक जो है इनके 6 आदमी जो है 6 आदमी इनके पहुंच चुके थे अमेरिका में, 6 आदमी, और फ्लाइट की ट्रेनिंग उन्होंने लेना शुरू कर दिया था। बेसिकली इनका टारगेट ये था कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया
कि 3 जगह इन्होंने टारगेट की थी। एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टारगेट किया था, दूसरा इन्होंने टारगेट किया था अपना पेंटागन टारगेट किया था, और वॉशिंगटन जो है वो टारगेट किया था। तो उनके लिए जो है वो फ्लाइट अटेंडेंट जो फ्लाइट चलाते हैं 2-2 आदमी की जरूरत है। तो इसलिए जो 6 आदमी हैं इन्होंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो 6 आदमी हैं 2-2 करके, पहले 2 भेजे, फिर 3 भेजे और फिर 1 भेजा। तो 6 आदमी जो है इनके यूएस में पहुंच गए थे 2000 6 चले गए, 13 बचे। 2001 में जो 13 थे उनको भी जो है वो एक एक करके थोड़े टाइम पीरियड में एक एक करके अलग अलग शहरों में उनको जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब जो है 19 के 19 जो लोग हैं वो यूएस में पहुंच गए थे, अलग अलग जगह वो पहुंच गए थे, और वहां पर वो जो है वो ट्रेनिंग फ्लाइट उड़ाने की जो है वो ले रहे थे। और अब जो है 2001 की मैं बात कर रहा था, 2001 में 19 लोग इन्होंने पहुंचा दिए। 6 लोग जो है वो ट्रेनिंग ले रहे थे फ्लाइट उड़ाने की, और बाकी जो 13 है वो अलग अलग जो है वो वहां पर रह रहे थे। क्योंकि इस ऑपरेशन में आर्म्स और एम्यूनिशन की अगर हम बात करें उस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहाज को किडनैप करना था, फ्लाइट को किडनैप करने के बाद उसको जो है वो एज अ बॉम्ब यूज कर इन जगहों पर गिराना। तो 19 लोग इनके पहुंच गए मार्च 2001 से पहले सारे। यहां पर जो है इसका दूसरा चरण खत्म होता है इस प्लानिंग का। तो पहला जो था उसमें इन्होंने प्लान किया, और फिर उसके बाद दूसरे में इन्होंने, तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो उसके बाद इन्होंने लोगों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फंड्स वगैरह अरेंज किए, उसके बाद कराची में इनको ट्रेनिंग दी गई, इनको एटिकेट्स की, और उसके बाद एक एक करके जो है इन्होंने अमेरिका पहुंचा। अब अमेरिका इन्होंने पहुंचा दिया। तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में इन्होंने प्लेन को हाईजैक करना, और फिर चौथे चरण में इन्होंने जो भी इनके डिजायर्ड डेस्टिनेशंस हैं वहां पर जाकर इन्होंने जो है वो बम वो गिराने हैं। तो तीसरा चरण जो है वो आप डिस्कस करते हैं कि प्लेन्स को जो है वो कैसे हाईजैक किया जाएगा। सो मार्च से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, मार्च 2001 से पहले ये सारे वहां पहुंच गए और अपनी अपनी जगह रहना शुरू कर दिए। 6 महीने के बाद सितंबर की बात मैं कर रहा हूं, 6 महीने के बाद जो है सभी ने जो है वो सबकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, और अटैक के लिए दिन चुना गया 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर जिसको हम 9/11 भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 19 जो लोग थे उनकी जो टीम्स हैं वो बनाई गई। अब जो अटैक है उसका दिन तय हो गया कि 11 सितंबर को जो है वो अटैक किया जाएगा। अटैक करने के लिए इन्होंने फिर टीम्स बनाई, 4 टीम इन्होंने बनाई, 5, 5, 5 और 4 की टीम। पहली टीम में 5 आदमी, दूसरी में 5, तीसरी में 5 और चौथी टीम में 4। इस तरह से जो टीम जो है वो बन गई। अब हर एक ग्रुप का टारगेट था कि एक एक प्लेन को उन्होंने हाईजैक करना है, और डिजायर्ड जो उनकी टारगेटेड डेस्टिनेशंस हैं उनको अटैक करना है। तो 4 ग्रुप में है, चारों ग्रुप का काम था एक एक प्लेन को हाईजैक करना, मतलब टोटल 4 प्लेन्स को हाईजैक करना इनका काम था। अब हाईजैकिंग का काम स्टार्ट हुआ। पहला ग्रुप जिसमें 5 आदमी थे, 11 सितंबर 2001 सुबह 7:15, 7:15 बजे का सुबह का टाइम था। पहला ग्रुप जो है वो पहुंच गया। वो पहुंचा बॉस्टन के लोगन एयरपोर्ट पे। पहला ग्रुप 5 आदमियों का 7:15 बजे 11 सितंबर को पहुंचा बॉस्टन के लोगन एयरपोर्ट पे। अब जिस फ्लाइट में वो जा रहे थे, वो फ्लाइट जो थी वो जा रही थी बॉस्टन से लॉस एंजलिस। बॉस्टन से जो है वो लॉस एंजलिस में वो फ्लाइट जानी थी, उसमें ये सारे बैठे। इन्होंने जो चारों फ्लाइट्स सिलेक्ट की थी वो सारी डोमेस्टिक थी, क्योंकि
डोमेस्टिक पे ही इन्होंने अटैक करना था। और डोमेस्टिक में ये है कि थोड़ा सिक्योरिटी का भी इशू था, उस समय सिक्योरिटी कम होती थी। तो पहला ग्रुप जो है वो 5 आदमियों का 7:15 बजे बॉस्टन के लोगन एयरपोर्ट पे पहुंच गए और फ्लाइट में जो है ये बैठ गए, जो कि जा रही थी लॉस एंजलिस। इस फ्लाइट में टोटल 92 पैसेंजर थे, 92 पैसेंजर्स थे इस फ्लाइट में। फ्लाइट 7:15 बजे ये पहुंचे। चेकिंग इनकी, जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे होती नहीं है ज़्यादा उस समय, तो ऊपर से वो चेकिंग करते थे, तो नीचे से चेकिंग जो है वो कम करते थे। 7:15 बजे ये पहुंच गए वहाँ पर और प्लेन में बैठ गए। 92 उसमें 92 पैसेंजर्स बैठे हुए थे। फ्लाइट जो है वो स्टार्ट हुई 7:59 पर, पहली फ्लाइट 7:59 पे ये स्टार्ट हुई। और 16 मिनट के बाद 8:15 बजे जब ये उड़ रही थी फ्लाइट, पांचों के पांचों मेंबर्स जो लोग हैं वो खड़े हुए। खड़े होने के बाद उन्होंने अपने हथियार वगैरह जो है वो निकाले, और निकालने के बाद जो है वो सीधा पायलट जहां पे थे वहां चले गए। उस समय जो है वो अभी तो यूएस ने काफी अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है। उस समय ये था कि बीच में जो है वो कोई गैप नहीं होता था, जहां पायलट बैठा और जहां पैसेंजर्स बैठे हैं बीच में नॉर्मल एक आने जाने का रास्ता होता है, कोई दरवाजा नहीं था, कोई क्लोज करने के लिए स्थान है। लेकिन अभी की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसके लिए अभी उन्होंने उसको बंद कर दिया है प्रॉपर। उसमें एक डोर होता है जिसको या तो पायलट खोल सकता है या फिर उसको जो स्टाफ होता है वहां का वो खोल सकता है। उसमें कोडिंग होती है, वो खोलेगा और वहां अंदर हो जाता है। लेकिन उस समय जब ये अटैक हुआ तो उस समय जो है वो ओपन था। तो पांचों टेररिस्ट जो है वो 8:15 बजे के करीब जब फ्लाइट हवा में थी तो पांचों उठे और उन्होंने अपना हथियार वगैरह जो है वो निकाले और दोनों पायलट्स को हटाया वहां से और खुद जो है वो वहां पर बैठ गए और जहाज जो है वो उनके कब्जे में आ गया। तो 2 लोग जो है वहां बैठ के, पायलट और को पायलट, और बाकी 3 लोगों ने जो है वो हथियार तान कर लोगों को जो है वो हाईजैक कर लिया। ये तो हो गया पहला जो हाईजैक। 7:15 बजे वो गए अंदर और 7:59 पे वो फ्लाइट उड़ी और 8:15 बजे जो है उन लोगों ने उसको हवा में ही हाईजैक कर लिया। दूसरा 7:30 बजे सुबह का टाइम, दूसरी टीम जो 5 मेंबर्स की थी वो भी जो है वो बॉस्टन में ही, बॉस्टन की मैं बात कर रहा हूँ, बॉस्टन से ही उन्होंने एंटर किया 7:30 बजे की बात। यूनाइटेड एयरलाइंस की वो फ्लाइट थी और वो भी जैसे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक एयरलाइन थी, उसमें वो बैठे। इस फ्लाइट में टोटल 65 जो पैसेंजर वो थे, 65 पैसेंजर्स थे इसमें। और सेम उन्होंने इसमें भी उन्होंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया। फ्लाइट उड़ी, उड़ने के थोड़े टाइम के बाद 5 आदमी उठे और 2 ने पायलट को हटाया और बाकियों ने जो है वो लोगों पे हथियार ताने और कंट्रोल कर लिया जहाज पे। तो 2 जो जहाज हैं वो हाईजैक हो गए इस तरीके से। तीसरा 7:40 का टाइम सुबह, पहला हुआ 7:15 बजे वो घुसे, दूसरे में 7:30 बजे घुसे, तीसरा 7:40 का टाइम सुबह। ड्यूलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ये। थर्ड टीम इसमें 5 मेंबर्स की जो थर्ड टीम थी वो इसमें आई। अब जिस फ्लाइट में ये गए वो फ्लाइट जा रही थी वर्जीनिया से वर्जीनिया के रास्ते लॉस एंजलिस जा रही थी, वो डोमेस्टिक ही थी। और इसमें टोटल जो है वो 64 पैसेंजर जो है वो थे। 7:40 पे जो है ये तीसरी फ्लाइट में ये बैठ गए 5 मेंबर्स की टीम और ये जा रही थी लॉस एंजलिस वर्जीनिया के रास्ते। इसमें भी सेम प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया और जहाज को जो है ये हाईजैक कर लिया। उसके 40 मिनट के बाद 8:20 पर चौथी टीम मेबाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जा रही थी सैन फ्रांसिस्को न्यू जर्सी के रास्ते से। सैन फ्रांसिस्को ये जा रही थी, फ्लाइट डोमेस्टिक ही थी। अब ये जो थी चौथी टीम, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट जो टीम थी इसमें 4 मेंबर थे। ये 8:20 पे जो है ये इस फ्लाइट में बैठ गए। इस फ्लाइट में टोटल 44 पैसेंजर जो है वो 44 पैसेंजर्स जो है वो इसमें थे। और इसमें भी सेम वही प्रोसीजर इन्होंने फॉलो किया और प्लेन को जो है वो हाईजैक कर
इस तरीके से इन्होंने जो है प्लेन्स को हाईजैक किया। टाइमिंग जो है 7:15 बजे पहला हुआ, 7:30 बजे दूसरा, 7:40 पे तीसरा और 8:20 पे चौथा। अब जो है वो चारों के चारों जो जहाज है, जो प्लेन्स हैं, वो चारों के चारों जो है वो किडनैप कर लिए इन्होंने। वो इनके हाथ में थे और अब वो बढ़ रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। उसको एज ए बॉम्ब उन्होंने यूज करना है और वो उसको वहां पर वो टारगेट जो वो अपना जो उन्होंने डिसाइड किया था वहां पर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो खत्म होता है तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में उनका काम था प्लेन को हाईजैक करना। तो हाईजैक उन्होंने कर लिया। अब चौथा जो है चरण जो उन्होंने अटैक करना, चौथे चरण में जो है वो अटैक करना था। तो जो प्लानिंग उन्होंने की थी 3 साल पहले ओसामा बिन लादेन ने, वो उनको एक सक्सेसफुल नजर आ रही थी कि जो सक्सेसफुल हो गई है। 3 साल पहले उन्होंने ट्राई किया। पहले जो 3 चरण थे वो कामयाब थे। उनके 19 लोगों की टीम को ट्रेनिंग दी उन्होंने पहले चरण में। दूसरे में उन्होंने उनको अमेरिका पहुंचाया और तीसरे में उन्होंने जो प्लेन को हाईजैक कर लिया। अब था टारगेट्स को हिट करना। जो पहला प्लेन था जो 7:15 बजे उड़ा था, तो 7:15 बजे जो एंट्री हुई थी, उसने अटैक किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 8:46। पहला जो प्लेन है वो आया और उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 8:46 पे अटैक कर दिया। जो वीडियोस हम देखते हैं, जिस वीडियो में वो अटैक कर रहा है, वो वही प्लेन है जो सबसे पहला प्लेन जिसमें 5 लोगों की टीम थी, जो 7:15 बजे उड़ा था और 8:46 पे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उसने हिट कर दिया। हिट जैसे ही प्लेन ने किया तो हिट करने के बाद उसमें आग लग गई और धुआं उसमें भयानक जो है वो उठा, जैसा हम सब वीडियोस में देखते हैं। जो वीडियो आई थी उसकी बहुत ही खौफनाक और बहुत भयानक वीडियो थी। ये वो प्लेन था 7:15 बजे जो उड़ा था, वो इसमें लगने के बाद इसमें 1355 लोग जो है वो बाद में जब काउंटिंग की गई 1355 जो लोग हैं वो इसमें मारे गए। 17 मिनट के बाद 8:46 पे ये अटैक हिट किया। 8:46 के 17 मिनट के बाद 17 मिनट्स के बाद 9:03 पे जो दूसरा प्लेन है जिसमें 5 मेंबर्स की जो टीम थी, जो 7:30 बजे उड़ा था, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी साइड से आता है। पहला इस साइड से आया, दूसरा इस साइड से आता है और वो भी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हिट करता है। और हिट करने के बाद उसमें जो है वो आग लगती है, धुआं उठता है, ब्लास्ट होता है। ये भी आप लोगों ने जो है वो वीडियोस में काफी जो है वो देखा है। तो जो दूसरा प्लेन उसमें लगता है वो 9:03 पे जो है वो हिट करता है। ये वही प्लेन है जो 7:30 बजे उड़ा। और जैसे ही ये दूसरा हिट करता है प्लेन, हिट करने के बाद इमीडिएटली जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो रेत की तरह वो ढह जाता है। और इसमें करीबन 637 लोग जो है 637 लोग जो है वो इसमें मारे जाते हैं। तो 2 प्लेन जो है वो हिट कर दिए उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो उनका टारगेट था वो डिस्ट्रॉय उन्होंने कंप्लीटली कर दिया, पहले और दूसरे प्लेन। 30 मिनट के बाद 9:37 पे तीसरा प्लेन जो 7:40 पे उड़ा था, वो जो है वो पेंटागन को हिट करता है। पेंटागन जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, डिफेंस उनका हेडक्वार्टर है। लेकिन जिस तरीके से पेंटागन को वो हिट करना चाहिए था उस तरीके से वो हिट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो हिट जो है वो साइड से थोड़ा वो उसको हिट कर जाता है, डैमेज जो है वो उसको कर जाता है। तो डैमेज जो है वो होता है 189 जो लोग हैं वो इस अटैक में पेंटागन पे जो जहाज जो प्लेन हिट करता है 9:37 पे सुबह उसमें मारे जाते हैं। जबकि ये सही जो क्रैश था वो नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें काफी जो लोग हैं वो मारे गए। जैसे ही ये हुआ 3 जो प्लेन है हिट कर गए वहां पर, और हिट करने के बाद जो है अमेरिका में
खलबली मच गई, लोग जो है वो घबरा गए, डर गए, और सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, आर्म फोर्सेस थी, जो उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज थी उनकी, जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी थी, वो सभी पजल हो गई कि ये क्या हो रहा है। वो जो जांच पड़ताल है वो करने लग पड़े। जब उन्होंने थोड़ा जांच पड़ताल किया, उनको जो ये लगा कि जहाज से ये आक्रमण जो है ये कर रहे हैं, जहाज जो है ये क्रैश हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि सभी जो प्लेन्स हैं उनको जो हवा में उड़ रहे हैं, कौन जो है वो अपने रूट से अलग जा रहा है। उन्होंने इसको चेक करने के लिए बोला, चेक करने के लिए उन्होंने शुरू किया और ये ऑर्डर दिया कि अगर कोई अपने रूट से अलग कोई जहाज जो है वो जा रहा है एयर से, तो उसको जो है वो उड़ा दिया जाए। अब जो अटैक था वो वॉशिंगटन में उन्होंने करना था, व्हाइट हाउस पे। तो व्हाइट हाउस पे जो है वो रूल्स हैं, हमारे इंडिया में भी जो है वो रूल है, नो फ्लाइंग जोन होता है, वो उस एरिया में कोई भी जहाज वगैरह जो नहीं उड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने प्लान किया कि अगर कोई अपने रूट से अलग कोई अगर जहाज उड़ता आपको नजर आता है तो उसको आप तुरंत जो है वो उड़ा दीजिए, उनको खत्म कर दीजिए। सुबह 10:03, तो चौथा प्लेन था वो वॉशिंगटन की तरफ बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, लेकिन जो उसके अंदर लोग बैठे थे, जैसे मैंने आपको बताया 44 लोग थे उसमें, और 4 मेंबर्स थे जिन्होंने चौथे वाले को हाईजैक किया था। उन लोगों ने जो है उन्होंने देखा कि जो जहाज है, जो प्लेन है, वो लगातार नीचे जा रहा है। तो उनको ये रियलाइज हुआ कि ये नीचे जा रहा है तो ये नीचे हिट करेगा, क्रैश करेगा और हम लोग जो है वो मर जाएंगे। तो उन्होंने हिम्मत करते हुए कुछ लोगों ने जो है वो उन 2 लोगों पे, 2 जहाज उड़ा रहे थे और 2 जिन्होंने बंदूकें तानी थी, उनके साथ उन्होंने जो है वो हाथापाई शुरू कर दी। बहादुरी दिखाई उन्होंने। हाथापाई शुरू करते ही जो है वो पायलट के पास भी उनको चले गए, वहां पर भी हाथापाई होना शुरू हो गई। और हाथापाई शुरू होने से जो है वो प्लेन का जो कंट्रोल है, पायलट जो उड़ा रहा था उस समय आतंकवादी, उससे वो कंट्रोल जो है वो छूट जाता है। कंट्रोल जैसे ही वो छूटता है तो वो हिट करते हैं सैम्सविले जो है एक जगह है पेंसिल्वेनिया के पास, जो कि वॉशिंगटन से काफी पहले है। तो क्योंकि लोगों ने हिम्मत दिखाई, उनसे लड़े, तो लड़ने से क्या हुआ कि प्लेन का जो कंट्रोल है वो चला गया, और जो प्लेन था जो वॉशिंगटन में हिट करना था उन्होंने, तो वो पेंसिल्वेनिया जो सैम्सविले के पास जो है वो वहां पर प्लेन गिर जाता है। और गिरने के बाद 44 लोग, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें थे। तो वो जो 44 के 44 लोग हैं वो इसमें मारे जाते हैं। और इस तरह से जो है ये एक खतरनाक जो खेल है ये खत्म होता है, और इसमें काफ़ी जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो हिस्ट्री से सबसे बड़ा जो अटैक है ये हिस्ट्री का ही माना जाता है। इसमें यूएस में जो है 2977 लोग, 2977 लोग जो है वो इस अटैक में मारे गए थे। तो ये जो अटैक है, इस अटैक ने जो है वो लोगों को दिल में बहुत बड़ा खौफ जो है वो पैदा किया। अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये खौफ पैदा किया कि जो आतंकवादी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक वो जा सकते हैं, किसी भी लिमिट तक वो जा सकते हैं। तो लोगों के दिल में एक जो भय है वो बैठ गया, क्योंकि जो सीन था जो आज भी हम देखते हैं जब हिट करता है जहाज उसको, तो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला जो सीन है वो है नजर आता है। और वहाँ के लोगों ने उसको अपनी नज़रों से देखा है, उसको डूबता है, बिल्डिंग को ढहते हुए उसने देखा है। तो बहुत ही खतरनाक जो सीन था ये लोगों के लिए था। और इस अटैक के बाद जो है अमेरिका ने अपनी काफ़ी पॉलिसीज़ वगैरह भी चेंज की, क्योंकि उनकी जो कुछ कमियां थी, उनकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी उनको उन्होंने मॉडिफाई किया, और कुछ रूल्स उन्होंने नए उसमें ऐड किए, कुछ मॉडिफाई किए। और एक रूल उन्होंने ये भी ऐड किया कि अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है, कोई हाईजैक होता है, अगर प्लेन जब अपने रूट से अलग जाता है तो उसको डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर जो है उन्होंने दिया है। ये बोला है उन्होंने अपने ऑर्डर्स में, ये पास किया ऑर्डर, चाहे उसमें अपने लोग क्यों ना हो। और लेकिन जैसे लोग बोलते हैं जैसे को तैसा होता है, जिस तरह से ओबामा ने अटैक किया अमेरिका के ऊपर, उसी तरह अमेरिका ने भी जहाज के जरिए ही जो है वो पाकिस्तान में आकर उसको घर में आकर उसको मारा, और उसको वहाँ से लेकर बाई एयर ही जो है वो वहाँ से चले गए। हालांकि उसमें एक जहाज जो है वो
प्लेयर पे जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जैसे को तैसा, जैसे लोग बोलते हैं, वो उसको मिला। हवा से उसने नुकसान किया था अमेरिका का, और हवा से ही उसको जो मौत वो भी है। तो ये थी आज की कहानी हमारी मास्टरमाइंड जो उसामा बिन लादेन की किस तरह से उसने प्लान किया और अमेरिका जैसी एक पावरफुल कंट्री को उसने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। अगला जो कहानी है वो लेकर हम प्रस्तुत होंगे कल। अगर आप और इस तरह की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे, जैसे मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट कीजिए। कुछ अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई जिसमें मैं सुधार कर पाऊँ, वो भी आप प्लीज़ उसमें मेंशन कीजिए। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। नमस्कार।